हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और मैं अपने सारे मित्रों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक सुंदर सा वीडियो लेकर, जिसमें आपको फिर से जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो जो मैंने बनाया है आप लोग को कैसा लग रहा है? क्योंकि कमेंट में मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूं, जिस कारण से मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के लाऊं जीके से संबंधित। तो दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो को देखिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन मैं शुरू करता हूँ अपने पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आज का है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1856 ईस्वी में। कब बना? 1856 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में, ठीक है? यहाँ पर बाद गलत लिखा गया है, तो 1858 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अंग्रेज़ों ने यह जो नीति जो लाई थी, फूट डालो और शासन करो, ये 1857 के बाद आई, 1858 में। इसमें अंग्रेज़ों का एक ही इंटेंशन था कि भारत के जो भी हिंदू मुस्लिम जो समाज थे उनको अलग करना, उनको तोड़ना, ठीक है? इसलिए उनका ये उद्देश्य था कि भारतीय समाज को विभाजित करना, ठीक है, और ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था, उनका ये उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने 1858 में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? जनरली ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और सभी को पता भी होगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहाँ को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। क्योंकि इसने उस समय, यानी कि उस मुग़ल काल में, इन्होंने बहुत सारे इमारतें बनाई थी। इसमें से ख़ास इमारतें भी कुछ है, जैसे ताजमहल है, लाल किला हो गया, मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया। तो ये सब जो है ख़ास कुछ किले हैं, ठीक है, इमारतें हैं जो कि उन्होंने बनवाए थे, शाहजहाँ ने, ठीक है? तो याद रखिएगा, जिसमें ताजमहल जो है सात अजूबों में से एक है ताजमहल, ठीक है? और इस ताजमहल को बनाने में लगभग 20 वर्ष लग गए थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन क्या कर रहा है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि महायान संप्रदाय, ठीक है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? कौन सा ऐसा महल था जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो कौन सा था? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचमहल, ठीक है? तो पंचमहल का निर्माण जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था, ठीक है? और फतेहपुर सीकरी शहर की जो स्थापना जब हुई थी तो वो किस उपलक्ष्य में हुई थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो अकबर ने करवाया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है वो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसी को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये भी याद रखिएगा। इसका दूसरा भी नाम क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली के महारौली में है स्थित है ये स्तंभ, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली के महारौली में स्थित है ये स्तंभ, ठीक है। ये कुतुब मीनार के पास में है, ठीक है। और ये जो स्तंभ जो है ना लगभग 1600 साल पुराना है। कितना? ये जो स्तंभ है वो लगभग 1600 साल पुराना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? हम अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैंने बताया था, लड़ाइयों के बारे में। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लेनिन ने, ठीक है। तो लेनिन ने 1917 में प्रस्तुत किए गए 10 निर्देशों का यह समूह था अप्रैल थीसिस। याद रखिएगा अप्रैल थीसिस क्या था? तो लेनिन ने इसकी मतलब अप्रैल थीसिस जो थी इसमें उसने 10 निर्देशों का समूह था इस अप्रैल थीसिस में, जो कि लेनिन ने 1917 में किया था प्रस्तुत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में म्यांमार जो है भारतवर्ष से अलग हुआ था, ठीक है। और म्यांमार का जिसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? इससे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में। याद रखिएगा ऋग्वेद में यह प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद अगर बोला जाए तो वो कौन सा वेद है? तो वो ऋग्वेद ही है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, यानी कि भजन, ठीक है। 1028 सूक्त यानी कि भजन, जिसे 10 मंडलों में बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। कितने मंडलों में बांटा गया? 10 मंडलों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्यामिति से संबंधित है। याद रखिएगा, ठीक है, ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, ठीक है। और इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये भी याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका, यानी कि कहाँ है ये, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समतल हो गया, यहाँ पर समताप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग, समताप, ठीक है, समताप, ठीक है। यहाँ पर समतल लिखा गया, ठीक है, समताप कर लीजिएगा, यानी कि समताप मंडल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें, तो वो कौन सी पवनें होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर यहाँ 1 सही हो जाएगा, यानी कि व्यापारिक पवनें, यानी कि व्यापारिक पवनें जो होती है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली होती है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि उच्च दाब क्षेत्र से ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनें, तो वो होती है पछुआ पवनें, ये याद रखिएगा। उच्च दाब क्षेत्र से किधर चलने के लिए, तो ध्रुवों की ओर चलने वाली जो पवनें होती है वो पछुआ पवनें होती है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैर नदी, यानी कि जायरे उसके क्या होते हैं, जायरे, एक सेकेंड उसे क्या कहते हैं, जायरे नदी, ठीक है, जायरे भी कहते हैं, जैर भी कहते हैं, तो जायरे नदी पर, ठीक है, स्थित है ब्योमा जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद किस द्वीप को लेकर है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो विवाद है कौन से द्वीप को लेकर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप, याद रखिएगा, ठीक है, कच्चा तीबू द्वीप। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा शायद वीडियो का शायद अंतिम ही प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार भरा कमेंट भी ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय उपनाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि साइमन कमीशन, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप लोग को पता ही होगा कब आया था, यानी कि 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, जिसमें कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी गोरे लोग थे, तो इसका इसलिए विरोध किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक और जो मैं लेके आता हूँ हर बार, इसका जवाब आप लोग कमेंट में प्लीज़ 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 दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक अच्छे वीडियो को लेकर जब आऊँगा, तो तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, टेक केयर, बाय।